Hello friends, welcome to EduTap. So today we are starting with the ninth lecture of CA IIB on the go series for the subject BRBL. And our agenda will be to complete the Negotiable Instruments Act. ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, आज दूसरा है। तो लेकर प्रभु का नाम, आइए चर्चा शुरू करें। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी इन्फॉर्म यू कि एड्यूटैप ने बहुत एफर्ट्स लेकर आप लोगों के लिए कुछ फ्री मटेरियल्स तैयार किए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करने से एक ऐसा पेज खुल जाएगा। नाउ दीज ई बुक्स कंटेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस विद आंसर की, प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड डिटेल्ड सिलेबस। करना क्या है, यू जस्ट नीड टू फिल योर क्रेडेंशियल्स, टिक इन दिस चेक बॉक्स और ये ई बुक डाउनलोड हो जाएगा और मौज मस्ती से पढ़िए। फर्दर we are going to launch some courses, so stay tuned to our YouTube channel. सर बातें बहुत हो गई, अब आप पढ़ाना शुरू कीजिए। तो आपका हुक्म सर आंखों पे। तो लास्ट क्लास में जो भी हमने देखा मैं एक बार उसका रिकैपिचुलेशन करवाऊंगा और फिर अपने आगे बढ़ेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। एनैक्टमेंट डेट है 1881। इसे लागू किया गया था 1882 में। कुल मिलाकर 150 सेक्शंस हैं। नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल विच कैन बी डन थ्रू टू मोड्स, मियर डिलीवरी जिसे हम बियरर इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, साइन एंड डिलीवरी विच इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। फिर इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, इसमें 3 कीवर्ड्स आर देयर, डॉक्यूमेंट, राइट एंड ट्रांसफर्ड। तो एनी डॉक्यूमेंट थ्रू विच अ राइट इज क्रिएटेड एंड कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन। So we know the meaning of negotiable. We are through with the understanding of instrument. तो ये जो एक्ट है ना, it contains the explanations of only and only promissory note, check and bills of exchange. तो promissory note तो हमारा पूरा खत्म हो चुका है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लगभग 40-50% मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था। आज अपने बैलेंस पोर्शन देखेंगे और फिर हम स्विच कर जाएंगे टुवर्ड्स चेक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, मतलब 100% 2 सवाल आने ही आने हैं। और अगर आप ठीक तरीके से नहीं समझोगे ना, मैं बता रहा हूं, मतलब कभी भी एग्जाम में बनने वाला नहीं है। तो 100% अटेंशन चाहिए। ओके, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वी नो द मीनिंग ऑफ, मतलब हम लोग को डेफिनेशन पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की भी आइडिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दिस इज ऑल्सो डन। नाउ कम टू द कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। सो इन केसेस where a bills of exchange has been noted or protested for non-acceptance or better security and someone accepts it supra protest to honor the drawer or any of the endorsers, that person is termed as acceptor for honor. Then under noting, notary will note the fact of dishonor on the instrument, or protesting में instead of noting on the instrument, notary public issues a separate certificate evidencing dishonor of instrument. This is called as certificate of protest. बाप रे बाप सर, इतना टेक्निकल लैंग्वेज दिमाग के ऊपर से पूरा बाउंस कर गया। एग्जाम्पल के हेल्प से समझा सकते हो तो समझाइए, वरना हम लोग के तो बस के बाहर है। ठीक है, देता हूं उदाहरण। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाने की जिम्मेदारी किस पर होती है? सेलर, ही ड्रॉज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये बीओई प्रिपेयर करके बायर के सामने प्रस्तुत करता है कि भाई तू इसे एक्सेप्ट कर ले। नाउ वंस दिस बायर एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इट बिकम्स एक्सेप्टर।
तो चाहे मैं बायर कहूं या मैं ड्रॉई कहूं या फिर मैं एक्सेप्टर कहूं, एक ही बात है। अब बायर इस बिल को कैसे एक्सेप्ट करता है? ये साइन कर देगा। सो एक्सेप्टेंस शुड बी इन राइटिंग। क्या ये सिग्नेचर करना अनिवार्य है क्या? हाँ, बायर शुड एक्सेप्ट द बिल थ्रू हिज सिग्नेचर। अगर बायर ने साइन करने से मना कर दिया ना, इट शैल बी ट्रीटेड एज डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। मींस ये बिल डिसऑनर हो गया। सर थोड़ा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसमें मजा नहीं आ रहा है। ओके, तो सेलर ने 5 लाख का माल बेचा था बायर को। सेलर ये बिल बनाकर देगा इसे। अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये चलता है कि बायर बोले सेलर से कि देखिए हम लोग तो घर के ही आदमी हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, आप लोड मत लीजिए। सर बोलता है ठीक है यार, कोई बात नहीं है। सो विदाउट एक्सेप्टेंस फ्रॉम बायर, सेलर ने ये बिल नेगोशिएट किया, एंडोर्स किया, ट्रांसफर किया है टू मिस्टर सी। इज इट अलाउड? यस। अब सी ने ये बिल नेगोशिएट किया, एंडोर्स किया है, ट्रांसफर किया है टू मिस्टर डी। पिछले क्लास में नेगोशिएशन चेन पढ़ाया था, उसी से कनेक्टेड है। अब डी ने इस बिल को नेगोशिएट किया, एंडोर्स किया है, ट्रांसफर किया है टू मिस्टर ई। ई बोलता है कि मैं आई विल नॉट एक्सेप्ट द बिल विदाउट बायर्स एक्सेप्टेंस। जब तक ये बायर इस बिल का मंजूरी नहीं देता, जब तक ये बायर इस बिल में साइन नहीं करेगा, मैं तो ये बिल एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं। ध्यान से स्टोरी को सुनो। सी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, डी ने भी बिल एक्सेप्ट कर लिया। ई बोलता है मैं मानने वाला नहीं हूं। डी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है। डी ने ये बिल भेजा बायर के पास और बायर अब बोलता है कि आई वोंट साइन। सो बायर हैज रिफ्यूज्ड। तो क्या इसे हम डिसऑनर कहेंगे? हाँ। तो इज इट डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस? यस। बायर ने जब साइन नहीं किया मतलब बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वी विल बी कॉलिंग इट एज डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ओके, स्टोरी कंटिन्यूड। डी के पास घूम के बिल आ चुका है ना, डी ने बायर के पास भेजा था, बायर ने साइन करने से मना कर दिया, तो डी के पास वापस ये बिल आ गया। अब ये जाएगा नोटरी के पास। नोटरी एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता, बस इतना ही समझना है। तो डी गया नोटरी के पास और बोलता है कि नोटरी जी देखिए मैंने बायर को बिल भेजा था, उसने साइन करने से मना कर दिया। क्या नोटरी डी की बात पे भरोसा करेगा? नहीं। नोटरी खुद अब ये बिल भेजेगा बायर के पास कि बायर जी एक्सेप्ट कीजिए। बायर बोलता है मैं साइन करने वाला नहीं। इफ ही रिफ्यूजेस, इफ बायर रिफ्यूजेस, तो नोटरी विल नोट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि नोटरी इस बीओई के फेस में लिख देगा डिसऑनर्ड बिल। नाउ रीड कि व्हेन द नोटरी note the fact of dishonor on the face of the instrument, we call it noting. अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के फेस में लिखने के जगह आप एक सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हो एविडेंसिंग दैट डिसऑनर, तो उसे हम कहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट। फिर से पढ़ लीजिए कि when the notary will note the fact of dishonor on the face of the instrument, we call it noting. Now, instead of noting on the instrument, notary public issues a separate certificate
evidencing dishonor of instrument, this is called as certificate of protest. तो सर एक बार फिर से स्टोरी का रिकैपिचुलेशन करना है कि सेलर ने माल बेचा था 5 लाख का बायर को, बायर के एक्सेप्टेंस के बिना यह बिल नेगोशिएट एंडोर्स ट्रांसफर किया गया टू मिस्टर सी, सी ने भेजा डी को, डी ने भेजा ई को, ई बोलता है मैं एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं, पहले बायर का सिग्नेचर करवा के आइए, बायर ने साइन करने से मना कर दिया, तो डी जाएगा नोटरी के पास कि सर देखिए बायर तो एक्सेप्ट कर नहीं रहा, क्या करूं मैं, तो नोटरी बोलता है मैं आपकी बात को मानने वाला नहीं हूं, मैं खुद भेजूंगा बायर के पास। अब बायर ने नोटरी को भी मना किया तो बिल के फेस में लिख दिया जाएगा डिसऑनर्ड बिल, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू ऑनर द ड्रॉवर्स, हमारे एग्जाम्पल में ड्रॉवर कौन है? सेलर, सेलर ही तो बिल बना रहा था, देखिए। सो नाउ इन ऑर्डर टू ऑनर द ड्रॉवर एंड एनी ऑफ द एंडोर्सीज, एंडोर्सीज थे सी, डी और ई, बी ने ये बिल नेगोशिएट किया था, ट्रांसफर किया था, एंडोर्स किया था टू सी, सी ने ये बिल नेगोशिएट किया था, ट्रांसफर किया था, एंडोर्स किया था टू मिस्टर डी, डी ने ये बिल नेगोशिएट किया था, एंडोर्स किया था, ट्रांसफर किया था टू मिस्टर ई। तो ये है हमारे एंडोर्सीज सी, डी और ई, और बी है हमारा ड्रॉवर। सो इन ऑर्डर टू ऑनर द ड्रॉवर्स एंड एनी ऑफ द एंडोर्सीज, मतलब ड्रॉवर और एंडोर्सीज की इज्जत रखने के लिए, इन ऑर्डर टू ऑनर है, ऑनर मतलब इज्जत रखना, इफ समवन एक्सेप्ट्स टू पे द मनी, कोई चौथा बंदा आता है मिस्टर एक्स, ये बोल रहा है कि मैं सेलर को पेमेंट कर दूंगा, सेलर ने 5 लाख का माल भेजा था ना, तो 5 लाख का पेमेंट चाहिए इसे, तो दिस मिस्टर एक्स विल बी टर्म्ड एज एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ड्रॉवर और एंडोर्सीज की इज्जत रखने के लिए जो एक चौथा बंदा आया मिस्टर एक्स, हु इज पेइंग टू द सेलर, ही विल बी कॉल्ड एज, मिस्टर एक्स विल बी टर्म्ड एज ए एक्सेप्टर फॉर ऑनर। ओके, नाउ रीड कि इन केसेस वेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड, नोटेड मतलब आप डिसऑनर को लिख रहे हो ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, प्रोटेस्टेड के केस में आप एक सर्टिफिकेट इशू करोगे। तो इन केसेस वेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और बेटर सिक्योरिटी एंड समवन एक्सेप्ट्स इट, कौन एक्सेप्ट कर रहा है? मिस्टर एक्स, टू ऑनर द ड्रॉवर एंड एनी ऑफ द एंडोर्सीज, ड्रॉवर है हमारे एग्जांपल में मिस्टर बी और एंडोर्सीज है सी, डी और ई, दैट पर्सन मींस मिस्टर एक्स विल बी टर्म्ड एज एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था, प्रोवाइडेड आपको अच्छे एग्जांपल्स मिले। तो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली वे। ओके, तो हमारा डेफिनेशन तो पिछले क्लास में हो गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स और ये डिफरेंस भी देख लिया था। अभी हमने फोर्थ टॉपिक दैट इज एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग की फुल क्लैरिटी मिली। फिर आइए ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड में, बहुत ही ज्यादा आसान। सेलर का नाम है जटायु, ये बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करके किसको देगा? ड्रॉई को, कि भाई तू एक्सेप्ट कर। अब सेलर को ये डर लग रहा है कि यार ये बायर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, हो सकता है ये मेरे पैसे ना दे पाए, ये बात जाके ये बोल दिया राम को। तो राम बोलता देख भाई मैं पैसे तेरे दे ही दूंगा, तू घबरा मत, लेकिन फिर भी क्योंकि तुझे इतना डाउट है इसलिए मैं एक और बंदे को खड़ा कर दे रहा हूं, भरत। अगर मैं नहीं दे पाया, अगर मैं नहीं दे पाया तो मेरा बैकअप कौन है? भरत। तो आई एम द ड्रॉई, बट इफ इन केस आई एम अनेबल टू रीपे या फिर आई एम अनेबल टू पे और अमाउंट, तो एक नीड में ड्रॉई को खड़ा किया गया है, हु इज द बैकअप ड्रॉई नोन एज भरत। तो यहां पर कहानी क्या है कि सेलर जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है ना, तो सेलर का तो सिग्नेचर होता है, हम ये जानते ही हैं, बायर भी साइन करता है, तो यहां पर ये राम तो साइन करेगा इस बिल ऑफ एक्सचेंज में, बट भरत विल ऑल्सो साइन। पढ़िए कि राम हु इज द ड्रॉई एंड भरत हु इज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड shall pay a sum of 5 lakhs to Jatayu on order 3 months after date and it shall be signed by, इस बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन साइन कर रहा है? सेलर हु इज जटायु, राम हु इज ड्रॉई एंड भरत हु इज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। रीड कि if a person name is given in addition to the drawing,
ड्रॉइंग के एडिशन में है भरत, ऑन द बिल और एनी एंडोर्समेंट टू बी यूज्ड इन केस द ओरिजिनल ड्रॉइंग फेल्स, ओरिजिनल ड्रॉइंग है हमारा राम, टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन दैट पर्सन इज रेफर्ड टू एज ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। सिंपल सा बात है, ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड है हमारा मिस्टर भरत, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो डन। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिगार्ड में जितना डिस्कशन करना था ऑल इज ओवर। तो देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंप्राइजेस तीन बातें, प्रोमिसरी नोट कंप्लीटेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डन। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चेक। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे, एंड डिसऑनर ऑफ चेक, यही मतलब स्टार कर दीजिए इसे। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ओके, तो आइए पहले चेक का थोड़ा कंसेप्ट देखें। सर देखिए, चेक के बारे में हमें पता है कि जिस बैंक में हम लोग का अकाउंट रहता है वो बैंक वाले एक कुछ चेक का लीफलेट्स बना के हमें पकड़ा देते हैं और हम लोग ही उस चेक को भरते हैं, हम लोग ही उस चेक को भरते हैं। तो मिस्टर ए इज द ड्रॉवर, ये मिस्टर ए की जगह मैं सतीश लिख देता हूं, मेरा नाम सतीश है, बैंक वाले ने मुझे चेक भेजा, मैं उस चेक को भर रहा हूं। तो हु इज ड्रॉइंग द चेक, मिस्टर ए। बैंक का क्या नाम है, आईसीआईसीआई बैंक, इट इज द ड्रॉइंग। सिंपल है ना। तो देखिए, चेक का कुछ प्रोफॉर्मा इस तरीके का होता है कि आईसीआईसीआई बैंक स्टीफन हाउस ब्रांच, चेक मस्ट बी डेटेड, पे या तो हम सेल्फ चेक कर सकते हैं या फिर और ऑर्डर, जैसे मैं बोल रहा हूं कि या तो मुझे ही आप पेमेंट कीजिए या फिर मेरा एक फ्रेंड है विकास, उसे आप पेमेंट कर दो। तो अगर चेक मेरे लिए है तो आई एम द पे, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये चेक विकास को दे दीजिए तो फिर विकास पे ही हो गया। तो पे सेल्फ और ऑर्डर ₹5 लाख ओनली, और उसमें सिग्नेचर रहता है। सिंपल है ना। तो अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या बायर का एक्सेप्टेंस होना अनिवार्य है, हाँ। बट चेक में क्या ऐसा कोई एक्सेप्टेंस का लफड़ा है कि आज अगर मिस्टर ए ने ये चेक प्रिपेयर किया तो ये बैंक के पास भेजेगा कि बैंक वाले आप एक्सेप्ट करिए, नहीं, बैंक वाला खुद ही तो चेक बुक बना के इसे दे रहा है, तब ना ये फिल कर रहा है। तो नो एक्सेप्टेंस लफड़ा इन केस ऑफ चेक। फिर प्रोमिसरी जो नोट था, इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, और चेक भी क्या होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर। फिर प्रोमिसरी नोट डिमांड इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट कैन बी डिमांड इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आफ्टर डेट और आफ्टर साइट का झमेला है, बट जो चेक होता है इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, मैंने चेक काटा पेमेंट दीजिए या पेमेंट ले लीजिए जो भी है। फिर एक चेक का वैलिडिटी 3 महीने के लिए होता है, जैसे कि यहां पर देखो अगर 12 दिसंबर 2018 लिखा गया है तो यहां से 3 महीने जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 12 मार्च 2019। आफ्टर 3 मंथ्स इट विल बी अ टेल चेक, मतलब बेकार चेक हो जाएगा ये। अच्छा, फिर वो चेक में आप अपने आप को पेमेंट कर सकते हो, पे सेल्फ और टू द पेई। तो यहां हमारा एक कंसेप्ट तैयार हो चुका। अब इस इंट्रोडक्शन को रीड करेंगे कि अ चेक इज एसेंशियली अ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है बट विथ सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सर ये क्यों लिखा हुआ है कि अ चेक इज एसेंशियली अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बना रहा था, ड्रॉवर। चेक कौन बनाता है, ड्रॉवर।
फिर यहां पे बायर को हम कहते हैं ड्रॉई, और चेक में हम बैंक को कहेंगे ड्रॉई। तो जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर और ड्रॉई था, वैसे ही चेक में भी ड्रॉवर और ड्रॉई है। तो चेक इज एसेंशियली अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बट विद सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हम लोग आगे देखेंगे। इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर, हमारे उदाहरण में वो बैंक कौन है, आईसीआईसीआई बैंक। इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक हमेशा डिमांड में ही पेबल होगा, इट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और एक क्लियरिंग हाउस तो रहता है, यही आपको पता ही है कि इट रेफर्स टू द क्लियरिंग हाउस मैनेज बाय द आरबीआई, आरबीआई मैनेज करता है, और एनी अदर क्लियरिंग हाउस रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई। इट्स वेयर द चेक आर प्रोसेस्ड एंड सेटल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। सर बचपन से ही पढ़ा हुआ है सब, ये बताने का दरकार तो नहीं है, इतना तो हमें आता ही है। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस है, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, आप लोग मुझे बताओगे कि सर आप सही जा रहे हो कि गलत। चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक, ड्रॉई हमेशा बैंक ही होगा, यहां पर ड्रॉन ऑन पर्सन है। सर बिल ऑफ एक्सचेंज को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है बायर को, बट यहां पे एक्सेप्टेंस का ऐसा कोई झोल झमेला नहीं है। फिर इट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, यहां पर आफ्टर डेट और आफ्टर साइट का लफड़ा है। फिर चेक कैन बी क्रॉस, एक होता है ना क्रॉस चेक होता है, बट यहां पर ऐसा नहीं, नो कंसेप्ट ऑफ क्रॉसिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टैंप करना अनिवार्य है, यहां पर नो स्टैंपिंग इज रिक्वायर्ड। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर किया गया तो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज रिक्वायर्ड। तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो हम लोग डिसऑनर वगैरह का जो चीज है ना, वो हम लोग ऑलरेडी बता चुका हूं बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्ड में। चेक के बारे में मुझे पढ़ाना है, तो ये पॉइंट एक बार आप बोल सकते हो कि सर हमें समझ में नहीं आया। समझ में आएगा कैसे, क्योंकि मैंने अभी तक बताया ही नहीं है। ओके, so with regard to this topic we are through with introduction and difference. Now come to the dishonor of check. बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने एक केस स्टडी या फिर एक पिक्टोरियल फॉर्म में पूरा स्टोरी फॉर्म एग्जाम्पल बनाया है, उसे बस सुनिएगा और ये कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, तो डिसऑनर से रिलेटेड या फिर चेक के डिसऑनर से रिलेटेड तीन सेक्शंस है, 138, 143A एंड 148। तो इट इज सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, 143A of the Negotiable Instruments Act 1881 and section 148 of the Negotiable Instruments Act 1881. So it deals with dishonor of check for insufficiency of funds in the account. 143(8) power to direct interim compensation, और 148 है power of appellate court to order payment pending appeal against conviction. एकदम शांति से सुनना है। भरत ने 5 लाख का माल बेचा टू मिस्टर अमित, तो भरत हो गया हम लोग का सेलर, मैं अल्ट्रा स्लो पढ़ाऊंगा ये, और अमित हो गया हम लोग का बायर। ठीक है, अब क्योंकि इट हैज सोल्ड द गुड्स वर्थ ₹5 लाख टू अमित, तो क्या इसे पेमेंट करना होगा? यस। और क्या ये पेमेंट चेक के थ्रू कर सकता है? हाँ। तो इट इशूड चेक ऑन 1 जनवरी 2024। अब चेक का वैलिडिटी कितने महीने के लिए होता है? 3 महीना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बाई 31 मार्च भरत जी आप बैंक में जमा कर दीजिएगा, इस चेक को बैंक में जमा कर दीजिएगा। नाउ इट प्रेजेंटेड द चेक ऑन 15 जनवरी 2024। कर कब तक सकते थे? 31 मार्च, इसने 15 जनवरी को ही कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो चेक दैट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय भरत, इट गॉट रिटर्न अनपेड ऑन 17 जनवरी 2024। रीजन क्या था? इनसफिशिएंट फंड्स। मतलब बैंक ने ये चेक को रिटर्न कर दिया है ये कह के कि अमित के अकाउंट में पैसे नहीं है। अब 17 जनवरी से 1 महीने तक, 17 जनवरी है,
यहां से अगर हम 1 मंथ जोड़े तो निकल जाएगा 16 फरवरी। तो बाय दिस डेट भरत कैन इश्यू अ रिटन लीगल नोटिस टू मिस्टर अमित। देखिए, तो इट इश्यूज अ रिटन लीगल नोटिस ऑन 25 जनवरी 2024। डेट तो 16 फरवरी तक का है, ये 25 जनवरी को ही एक रिटन लीगल नोटिस दे दिया कि मेरे पैसे मुझे चाहिए। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक, बैंक से जब ये इंफॉर्मेशन मिला वहां से 30 दिन के अंदर आप एक रिटन लीगल नोटिस अमित को भेज सकते हो। अब अमित ने ये नोटिस सेम डे को रिसीव कर लिया, 25 जनवरी को ही रिसीव किया। तो अब 25 जनवरी से 15 दिन तक, 25 जनवरी से 15 डेज अगर हम जोड़े तो इसे पेमेंट कर देना है। रिटन लीगल नोटिस मिली अमित को कि 25 जनवरी को रिसीव हुआ, वहां से 15 दिन के अंदर भैया मुझे पेमेंट करना होगा। तो 25 जनवरी से अगर हम 15 डेज जोड़े तो ये निकल रहा है 9 फेब। तो इफ ही पे 5 लाख ऑन और बिफोर दिस डेट तब तो कोई ऑफेंस नहीं है। बट इफ या अगर इसने ये 5 लाख नहीं दिए इस डेट तक तो अगले दिन मतलब 10 फेब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। 10 फेब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। अब ये कॉज ऑफ एक्शन का क्या मतलब हुआ कि हमारे जो सेलर है ना मिस्टर भरत, वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर से बोल रहा हूं, 9 फरवरी तक पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इफ he did not pay the amount of 5 lakh on or before the 9th Feb, then cause of action will arise। अगले दिन से cause of action arise हो जाता है और सेलर के पास ये पावर है, सेलर के पास ये पावर है कि वो अब क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता है टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का टाइम लिमिट कब तक है, तो आप 10 फरवरी से एक महीने जोड़ दीजिए, तो ये 9 मार्च निकलता है। नाउ एज्यूम कि भरत ने ये कंप्लेंट फाइल किया 20 फरवरी 2024 को, टाइम लिमिट तो 9 मार्च तक का है, इसने 20 फरवरी को ये कंप्लेंट फाइल कर दिया। ओके, सो वी कैन सी कि मिस्टर भरत has filed a complaint on 20th February 2024 to the judicial magistrate. Now on 15th April, 25 अप्रैल को अमित जी कोर्ट के सामने प्रस्तुत होंगे, मतलब ट्रायल चल रहा है। इनसे पूछा गया कि देखिए भरत ने आपके खिलाफ ये क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया था, क्या आप अपने आप को दोषी मानते हो? अमित बोलता है नहीं, मैं दोषी नहीं हूं। ही प्लीडेड नॉट गिल्टी। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक डायरेक्शन देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दिया अमित को कि ठीक है भैया तुम अपने आप को तो दोषी नहीं मान रहे ना, फिर भी 15 अप्रैल से 60 डेज, 15 अप्रैल से 60 डेज के अंदर यू नीड टू पे फॉर अ इंटरिम कॉम्पेंसेशन। जो भी चेक का अमाउंट होगा 5 लाख का, उसका 20% आप एज इंटरिम कॉम्पेंसेशन जमा कर दीजिए। तो 15 अप्रैल से अगर हम 60 डेज जोड़े तो देख रहे हैं कितना निकल रहा है 14 जून 2024। ये 14 जून का डेट को और 30 डेज एक्सटेंड किया जा सकता है ऑन सफिशिएंट कॉज। अगर कोई वैलिड रीजन है तो ये 14 दिन को और हम लोग 30 डेज से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक बार मैं ये पेज फिर से समझाता हूं आपको, क्योंकि काफी सारे डेट्स आ चुके हैं कि मिस्टर भरत filed a complaint on 20th Feb 2024 to the judicial magistrate। अमित कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ ऑन 15 फरवरी 2024। उनसे उससे पूछा जा रहा है कि तुम अपने आप को दोषी मानता है? नहीं सर, मैं दोषी नहीं हूं। ही प्लीडेड नॉट गिल्टी। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसे डायरेक्शन देगा कि 15 अप्रैल से 60 डेज के अंदर, विच मींस ऑन 14 जून 2024, बाय दिस डेट आप चेक अमाउंट का 20% एज इंटरिम कॉम्पेंसेशन पे कीजिए। तो 20% ऑफ 5 लाख इज 1 लाख,
ये 60 डेज एक्सटेंड किया जा सकता है बाय और 30 डेज ऑन सफिशिएंट कॉज। ओके, अब जब ट्रायल कंप्लीट हो गया, यहां तो देखिए ट्रायल चल रहा है ना, ड्यूरिंग ट्रायल, अब जब ट्रायल कंप्लीट हुआ तो ये पता चल रहा है कि अमित ही दोषी है, ही इज ओनली, ही गॉट कन्विक्टेड। तो अमित के साथ क्या क्या किया जा सकता है, अमित के साथ क्या क्या किया जा सकता है? पहला, अप टू 2 साल आप जेल जाइए, या फिर चेक का जो अमाउंट है उसका ट्वाइस, मतलब 5 लाख इंटू 2, 10 लाख हो गए। इतना तक का आप पे फाइन लग सकता है, इतना तक का आप पे फाइन लग सकता है। तो इंप्रिजनमेंट है अप टू 2 years, फाइन है अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, या फिर दोनों। फिर से बताता हूं कि या तो सिर्फ इंप्रिजनमेंट, या तो सिर्फ फाइन, या फिर दोनों। अब नाउ जस्ट टेक एन एजम्पशन कि अमित पे फाइन लगाया गया 8 लाख का, कितना लगाया जा सकता है? 10 लाख। 5 लाख इंटू 2, चेक का जो अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2, तो 10 लाख हो गए। तो इस पे फाइन लगाया गया है 8 लाख का। तो अमित ने 1 लाख रुपए तो इंटरिम कंपनसेशन भी जमा कर दिया था, तो उसे लेस कर दीजिए। तो बैलेंस अब अमित को कितने देने हैं? 7 लाख। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इफ द कोर्ट ऑर्डर कंपेंसेशन फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹8 लाख, तो उससे ये इंटरिम कंपेंसेशन जो अमित ने दे चुका है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। So the interim compensation of 1 lakh already paid to be adjusted against the fine. इतना कंटेंट कंट्रोल में है? हाँ सर, यहां तक आपने जो भी बातें समझाई है ना, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड भरत की, मतलब भरत का फायदा कैसे हो सके। अब अमित भी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अमित को ये जो डिसीजन लिया गया है उससे आपत्ति है, हो ही सकता है। तो नाउ मिस्टर अमित फाइल्ड एन अपील, अमित ने अब फाइल किया अपील ऑन 15 फरवरी 2025 टू द एपेलेट कोर्ट। अमित बोल रहा है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, तो इसलिए मैं अपील फाइल करने वाला हूं ऑन 15 फरवरी टू द एपेलेट कोर्ट। जैसे ही अपील यहां पहुंचा, वापस से अमित को कहा जाएगा कि जो फाइन अमाउंट था ना, यहां पर बोल रहा है फाइन अमाउंट, फाइन अमाउंट कितना है? 8 लाख का, इसका 20%, इसका 20% डिपॉजिट करना होगा। तो 20% ऑफ 8 लाख बिकम्स 1.6 लाख। तो देखिए अमित ने 1 लाख रुपया इंटेरिम कॉम्पेंसेशन दिया विच इज अंडर सेक्शन 143A, और 1,60,000 रुपया इसने यहां पे जमा कर दिया। तो टोटल अमाउंट कितना है? 2,60,000। नाउ दिस, नाउ दिस अमाउंट फॉर रुपीज 1.6 लाख इज इन एडिशन टू द इंटेरिम कॉम्पेंसेशन ऑलरेडी पेड। ये देखिए इंटेरिम कॉम्पेंसेशन था 1 लाख का, और 1,60,000 उसके एडिशन में है। ये अमाउंट कब तक जमा करना होगा? ये जो 15 फरवरी का डेट दिखाई दे रहा है ना, वहां से 60 दिन आप जोड़ दीजिए तो निकलेगा 16 अप्रैल, और इसे एक्सटेंड किया जा सकता है भाई फॉर द 30 डेज। सर प्लीज एक बार वापस बोलिए, थोड़ा ये कंसेप्ट जो है हमें हैवी लग रहा है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप लोग का हुक्म सर आंखों पे। मिस्टर अमित फाइल्ड एन अपील टू द एपेलेट कोर्ट। यह अपील कब फाइल किया गया? 15 फरवरी 2025। एपेलेट कोर्ट यह अपील का मंजूरी कब देगा? भैया पहले आप डिपॉजिट करो अमाउंट, अगर आप ये डिपॉजिट नहीं करते तो हम सुनेंगे भी नहीं आपका केस। तो 20% ऑफ फाइन अमाउंट, तो फाइन का अमाउंट था 8 लाख का, तो उसका 20% इज 1.6 लाख। नाउ दिस 1.6 लाख इज इन एडिशन टू द इंटरिम कॉम्पेंसेशन ऑलरेडी पेड। आपने इंटरिम कॉम्पेंसेशन 1 लाख का दिया था, उसमें 1,60,000 जोड़ दीजिए तो 2,60,000 आ गया। कब तक ये अमाउंट जमा करना है? तो ये 15 फरवरी से 60 डेज, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है भाई अनदर 30 डेज। ओके, अब फाइनल डिसीजन, या तो एपेलेट कोर्ट अमित को दोषी मानेगा या नहीं मानेगा। Now, if it confirm the conviction, if it confirm the condition, तो ट्रायल कोर्ट ने अमित को कितना कहा था पेमेंट करने के लिए? 8 लाख।
इसने ऑलरेडी कितना पे कर दिया एज इंटरिम कॉम्पेंसेशन? 1 लाख। डिपॉजिट किया गया अंडर सेक्शन 148, 1,60,000, तो रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इज 5,40,000। सिंपल है, 8 लाख दे दिया था, 1 लाख इंटरिम कॉम्पेंसेशन, 1,60,000 पेमेंट कर दिया, तो दिस 8 लाख दिया कहां था, सॉरी, 8 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1,60,000, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड। लेकिन अगर अमित दोषी नहीं निकला तो क्या होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि जो 2,60,000 रुपए अमित ने दिए थे उसे वापस मिलना चाहिए, और जो ब्याज का नुकसान हुआ ब्याज के साथ दो। तो सेक्शन 143 अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख विच इज इंटरिम कॉम्पेंसेशन, एंड सेक्शन 148 जो डिपॉजिट किया गया है टू भरत 1,60,000, इट विल बी रिफंडेड टू अमित विथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। अगर आप एकदम कॉमन सेंस से सोचोगे ना तो कुछ भी हाथी घोड़ा नहीं था, खाली के 20% का फिगर जो है ये याद रखना है कि इंटरिम कॉम्पेंसेशन में 20% ऑफ द चेक अमाउंट है। चेक का अमाउंट 5 लाख का था, और यहां पे 20% ऑफ द फाइन अमाउंट है। ये दो बातें ध्यान रखने की है, प्लस इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years, फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और बोथ, बस और कुछ नहीं। और बाकी आपको ये सेक्शन याद रखिए, कौन सा सेक्शन किसके लिए है। जैसे सेक्शन 138 है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, 143A है इंटरिम कॉम्पेंसेशन, एंड 148 इज द पावर ऑफ द एपेलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। ठीक है ना? तो क्या अब रीड किया जाए? हाँ सर, झटपट झटपट रीड करवाइए। So the check must be presented to the bank, section 138 देख रहे हैं हम लोग। So the check must be presented to the bank within the validity period। चेक का वैलिडिटी पीरियड 3 महीने का होता है। If the check drawn by a person, जैसे हम लोग एग्जांपल में वो था मिस्टर ए, if the check drawn by a person on their account with a bank is written, सॉरी एग्जांपल मिस्टर ए नहीं है, मैं भरत से रिलेट करके बताता हूं। So if a check drawn by a person on their account with a bank is returned unpaid due to insufficient funds, भरत ने चेक दिया था ना, भरत ने चेक प्रेजेंट किया था और वो रिटर्न हो गया, it is deemed to be an offense. The payee or the holder in due course must issue a written demand for payment within 30 days of receiving information about dishonor. जब ये चेक डिसऑनर हुआ, जो 17 जनवरी का डेट है, यहां से 30 दिन के अंदर, यहां से 30 दिन के अंदर आप एक रिटन लीगल नोटिस इशू कर सकते हो टू मिस्टर अमित। तो पेई है भरत, it must issue a written demand for payment within 30 days of receiving information about dishonor. Now the drawer of the check, drawer कौन है? अमित जी। So the drawer of the check must fail to make the payment within 15 days of receiving the demand notice. ये डिमांड नोटिस जब मिला वहां से 15 दिन के अंदर इसको पेमेंट कर देना था, लेकिन वो नहीं किया। देखिए, he gets 15 days to make payment, लेकिन उसने नहीं किया, तब ना कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। तो यहां पे कॉज ऑफ एक्शन विल अराइज। कौन से डेट से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा? 10 फरवरी से। नाउ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग अ चेक, जो अमित था, उसको पनिश किया जा सकता है विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और विद फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और विद बोथ। ये सेक्शन 138 हो गया। फिर 143 है, द इंसर्शन ऑफ सेक्शन 143 है एम्पावर द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ऑर्डर द ड्रॉवर। ड्रॉवर है अमित, वो बोल रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं, ही प्लीडेड नॉट गिल्टी। तो भैया फिर तो आप इंटरिम कॉम्पेंसेशन दीजिए। वो इंटरिम कॉम्पेंसेशन कितना होगा? 20% ऑफ द चेक अमाउंट। चेक के अमाउंट का 20 लाख है। दिस कंपेंसेशन मस्ट बी पेड विद इन 60 days ऑफ द कोर्ट ऑर्डर और विद एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 30 days इफ अलाउड बाय द कोर्ट फॉर जस्टिफाइड रीजंस। ये इंटरिम कॉम्पेंसेशन का अमाउंट आपको कब तक पेमेंट करना है? 15 अप्रैल से 60 days, और एक्सटेंड किया जा सकता है भाई अनदर 30 days ऑन सफिशिएंट कॉज।
फिर रीपेमेंट ऑन एक्विटल, बाद में अगर अमित दोषी नहीं पाया गया, इफ इज नॉट फाउंड गिल्टी, तब तो इसे ये अमाउंट रिफंड मिलेगा ना विथ इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट रेट को कौन प्रिस्क्राइब करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही लिखा है। फिर सेक्शन 148, अपील फाइल्ड बाय द ड्रॉवर अगेंस्ट कन्विक्शन, द एपेलेट कोर्ट में ऑर्डर द एपेलेंट, एपेलेंट कौन है? अमित, जो अपील फाइल कर रहा है, यही तो है ना एपेलेंट। तो अपील फाइल्ड बाय द ड्रॉवर अगेंस्ट कन्विक्शन, द एपेलेट कोर्ट में ऑर्डर द एपेलेंट टू डिपॉजिट अ सम विच शुड बी अ मिनिमम ऑफ 20% ऑफ द फाइन, जितना फाइन ट्रायल कोर्ट ने लगाया उसका 20%, और द टोटल कंपेंसेशन अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। मतलब एक ही बात है, चाहे मैं फाइन कहूं या मैं कॉम्पेंसेशन अमाउंट कहूं, ऑल आर सेम। 20% ऑफ 8 लाख इज 1,60,000। कब तक ये डिपॉजिट करना होगा? विद इन 60 डेज ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। 30 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है। देखो 60 प्लस 30 डेज, कोर्ट ने जब ऑर्डर किया वहां से 60 दिन या 30 दिन जोड़ दो। Power to release to complainant, the appellate court is empowered to release the deposited amount in favor of the complainant at any time during the appeal process. Repayment in case of acquittal, सेम बात है वही कि अगर अमित दोषी नहीं पाया गया, इफ इट इज नॉट फाउंड गिल्टी, तो ये 1,60,000 उसे वापस मिल जाएगा along with interest. So repay the deposited amount along with interest to the appellant. Appellant तो अमित ही है। ओके okay. जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, अब यूट्यूब पूरा खंगाल लीजिए, कहीं नहीं मिलने वाला। बिकॉज आई हैव स्टडीड फॉर समवेयर अराउंड 3 to 4 आवर्स बिहाइंड दिस टॉपिक, और ऐसे एग्जाम्पल बनाए जिससे कहीं कोई दिक्कत ना आए। आप लोग खुद भी अपने आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो नोट्स इतने अच्छे बना दिए गए हैं कि इफ इन केस कहीं पर भी डाउट आ भी रहा है, थोड़ा बहुत अगर फ्रिक्शन है भी, तो वो क्लियर हो जाए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 138, सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148। सो इंट्रोडक्शन टू चेक खत्म, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक की भी अंडरस्टैंडिंग मिल गई, और डिसऑनर भी समाप्त होता है। तो अब देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हमारा पूरा ओवर एंड ओवर। प्रॉमिसरी नोट, चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डन 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 डन। तो क्या अब कुछ सवाल किए जाए? सर नेकी और पूछ पूछ, बोलिए ना क्या करना है, आपको दरकार नहीं, हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। बढ़िया बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द इंटेरिम कॉम्पेंसेशन? इंटेरिम कॉम्पेंसेशन मतलब ही 20%, 20% ऑफ द चेक अमाउंट होगा, और यहां पर 60 डेज और 30 डेज का कुछ चक्कर है। So which of the following statements are true regarding the interim compensation in check dishonored cases under the relevant provisions? तो ये 20% है ऑफ द चेक अमाउंट, तो ये तो सही होगा। 90 डेज का कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहां पर प्लीड्स गिल्टी है, नहीं, नॉट प्लीड, वो अमित बोल रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं। देखो, प्लीडिंग नॉट गिल्टी। सो आवर करेक्ट आंसर इज 1 and 3, मतलब बी हो गया सही जवाब। ओके, फिर सेक्शन 138, तो ये तो इनसफिशिएंसी फंड्स के बारे में है। Of the Negotiable Instruments Act relates to which of the following? तो dishonor of check for insufficiency of funds or exceeding arrangement within the bank, यही होगा, यही होना चाहिए सही जवाब। करेक्ट आंसर इसे। फिर अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट विच सेक्शन एम्पावर्स द कॉम्पिटेंट कोर्ट while trying a check dishonored offense to order the drawer of a check to pay interim compensation not exceeding 20% of the check amount? तो ये सेक्शन 143A है। सी। So आज का क्लास we are going to stop it over here. We are taking lot of efforts to make such interesting classes और numericals कह लो, या फिर interesting बनाने के लिए हम लोग अपना जितना एफर्ट दे सकते हैं हमने दिया है। बाकी आप अपना हेल्थ का ध्यान रखो, क्यूमुलेटिव बेसिस में रिवीजन करने से 100% आपका एग्जाम निकलना ही निकलना है। एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर पेरेंट्स। प्लस 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 आप लोग का कमेंट और लाइक बटन से हम आपको बता रहे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। हम लोग कितने मोटिवेटेड होते हैं मैं आपको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं यूट्यूब का जो एल्गोरिदम भी होता है ना, वो
सपोर्ट करता है अगर आप लाइक या कमेंट करो। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि कैसा आपको लग रहा है हमारे ये पूरा ऑन द गो सीरीज। प्लीज 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 जरूर कुछ ना कुछ आप किया कीजिए, लाइक या कमेंट। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।